नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है काजल का दर्द। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 8 बज रहे थे, कुछ बादल भी थे, अंधेरा गहन हो गया था। काजल ने बहुत कोशिश की थी बाजार से जल्दी निकलने की, लेकिन ज़रूरत की किताबें ढूंढते ढूंढते उसे देर हो गई। परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, किताबें लेनी भी जरूरी थी। कोशिश यही रहती थी कि 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाएं। वैसे तो वह इतना डरती नहीं थी, लेकिन माँ पिताजी की सख्त हिदायत थी समय से घर लौटने की। वह स्कूटी पर थी और घर बस आने वाला था। वह निश्चय नहीं कर पा रही थी किस तरफ से जाना चाहिए। गली की तरफ शंभू और उसके दो साथी बैठे पी रहे होते थे और आती जाती लड़कियों को छेड़ना उनका रोज का काम था। 7 बजे के बाद सब लड़कियां कतराती थी घर से अकेले बाहर निकलते हुए। शंभू की गुंडागर्दी और बदतमीजी से सब इतना घबराए हुए थे कि कोई भी उससे उलझते हुए डरता था। काजल की 2-3 बार उससे झड़प भी हो चुकी थी। आखिरी बार शंभू ने जब उसका दुपट्टा खींचा था तब उसने तड़ाक से एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। काफी भीड़ थी, इसलिए शंभू मन मसोस करके रह गया था, लेकिन काजल को उसकी माँ शकुंतला ने बहुत डांटा था। बोली थी, पागल हो गई है, उस गुंडे से लड़ने की क्या जरूरत थी? सबके सामने तूने उसे थप्पड़ मारा है, वह क्या यह बात भूल जाएगा? काजल ने झुंझला करके कहा था। तो क्या सारी जिंदगी उससे डर करके जीते रहें? शकुंतला ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। यह सब तेरे पापा का किया धरा है। लड़कियों को हिम्मती बनाओ कि रट लगाए रहते हैं। भगवान करे सब ठीक रहे। काजल ने सोचा, जिस तरफ गली में शंभू बैठा रहता है वहां से ना जा करके घूम करके दूसरी तरफ से जाना उचित होगा। उस तरफ नाला पड़ता है, थोड़ा सुनसान रहता है, लेकिन शंभू से सामना नहीं होगा। इस समय शंभू और उसके साथियों के सामने नहीं पड़ना ही उचित होगा। एक अकेले बंदे को तो वह संभाल सकती थी, लेकिन 3-4 का एक साथ सामना करना उसके बूते के बाहर था। वैसे तो काजल निडर थी, लेकिन उस दिन थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने सोचा तेजी से स्कूटी निकाल करके ले जाएगी। भगवान का नाम लेते हुए गति से स्कूटी चला रही थी, तभी उसकी स्कूटी के आगे एक कांच की बोतल सड़क पर गिरी और चकनाचूर हो गई। स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी और उसकी स्कूटी की हेडलाइट के सामने जो क्षेत्र पड़ रहा था वह उसे दिखाई दे रहा था। उसने अचकचा करके गति कम कर दी। तभी अंधेरे में से एक हाथ निकला और उसने उसकी स्कूटी का हैंडल पकड़ लिया। अचानक आए इस अवरोध के कारण स्कूटी फिसल गई और काजल सड़क पर गिर गई। उसकी स्कूटी गिर गई थी, लेकिन उसकी रोशनी में उसने देखा शंभू और उसके दोनों साथी खड़े हंस रहे थे। उनके हाथ में बोतल थी। जमीन पर गिरते ही अपने हाथ का सहारा ले करके काजल बैठ गई। सड़क पर पड़े कांच के टुकड़े उसके हाथ में गड़ गए। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन शंभू और उसके साथियों पर नजर पड़ते ही वह दर्द भूल गई और बुरी तरह घबरा गई। शंभू हंसते हुए बोला, अरे छोटू, आज तो साला किस्मत ही खुल गई, पीने के साथ खाने को भी मिल गया। काजल लगभग चीखते हुए बोली, शंभू जाने दो मुझे, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शंभू उसकी नकल उतारते हुए बोले, अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? अरे जमीन पर पड़ी है फिर भी देखो साली की अकड़ नहीं जा रही है, धमकी देती है। एक थप्पड़ मार करके क्या सोचा था शंभू से जीत जाएगी? हंसते हुए शंभू उसके एकदम पास आ करके खड़ा हो गया। वह बोला, इस तरफ साला यह सोच करके आए थे कि शांति से पिएंगे, लेकिन देखो शिकार खुद चल करके आ गया। फिर झुक करके उसने काजल के बाल पकड़ करके उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा,
इससे तो बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। बहुत अकड़ दिखाती थी ना, अब किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। काजल तीनों की आंखों में हवस देख करके घबरा गई, लगभग रोते हुए बोली, शंभू जाने दे, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तीनों हंसने लगी और शंभू बोला, लो साली ने तो अभी से ही मिमियाना शुरू कर दिया, और बालों से खींच करके खड़ा करते हुए काजल को सड़क के किनारे झाड़ियों में ले जा करके जमीन पर धक्का दे दिया। काजल जोर से कटीली झाड़ियों के ऊपर पीठ के बल गिर गई। शंभू के एक साथी ने उसके सिर की तरफ से दोनों बाहें पकड़ ली। काजल उसके इरादे भांप करके डर करके छटपटाने लगी, जोरों से पैर पटकने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी दूसरे साथी ने उसका मुंह बंद करने के लिए हाथ रखा तो काजल ने उसे काटा और चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। जिसको काटा था उसने जोर से थप्पड़ काजल को मारा। काजल सुबकने लगी लेकिन चिल्लाना बंद नहीं किया। उसके पैरों के पास शंभू आ करके खड़ा हो गया। उसने अपनी बेल्ट निकाल ली। अब तो काजल को डर के मारे बुरा हाल हो गया और पूरा दम लगा करके वह चिल्लाई। तीनों को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शंभू उस पर झुक गया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ करके पागलों की तरह उसे चूमने लगा और उसकी टी शर्ट खींचने लगा। थोड़ी दूरी पर अपनी जीप से गुजर रहे अविनाश पाठक एसएसपी के कानों में हल्की सी बचाओ बचाओ की आवाज पड़ी। अविनाश के कान खड़े हो गए। उसने गाड़ी चला रहे हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल से कहा, कुछ सुनाई दिया क्या? कन्हैया लाल अपनी धुन में खोया हुआ बोला, नहीं तो जनाब। लेकिन अविनाश को अपने कानों पर पूरा भरोसा था। तुरंत बोला, आवाज उधर से आ रही है, फिर वहां अंधेरे भी खूब हैं, वहीं ले लो जीप। कन्हैया ने जीप वहीं मोड़ ली और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। सड़क पर गाड़ी कम गति से दौड़ रही थी और दोनों की निगाहें सड़क के दोनों तरफ अंधेरे कच्चे मैदान पर थी। तभी कन्हैया ने ब्रेक लगाए। सड़क पर एक स्कूटी पड़ी थी, जिससे पहले गाड़ी रुकती अविनाश कूद करके उतरा और उस तरफ भागा जहां उसे कुछ हलचल नजर आ रही थी। अंधेरी में उसे 3 लड़के एक लड़की पर झुके नजर आए। यह दृश्य देख करके उसका शरीर क्रोध से फड़फड़ा उठा। उसने एक साथी को शर्ट से पकड़ करके जोर से फेंका। जो सिर की तरफ खड़ा था उसे भूसा मार करके पीछे धकेल दिया। अब शंभू का ध्यान अविनाश की तरफ गया। उसने क्रोध से उसके काम में बाधा पैदा करने वाले की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अविनाश ने उसे पीछे धकेलते हुए पीठ के बल गिरा दिया। फिर उसके पैरों पर बैठ जोर जोर से मारने लगा। इतने में कन्हैया आ गया और एक गुंडे को दबोच लिया। दूसरे ने उठ करके अविनाश पर हमला किया, जिससे शंभू छूट जाए, लेकिन अविनाश ने जोर से उसे खींच करके शंभू के बगल में लेटा दिया। उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा, एक हाथ से शंभू और दूसरे हाथ से उसके साथी पर। काजल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा उस पर से बोझ हट गया है, उसने आंखें खोली। उसने उठने की कोशिश की तो सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। सामने एक पुलिस वाला 2 गुंडों पर चढ़ा बेरहमी से पिटाई कर रहा था। वह दहशत में थी और अभी भी सुबक रही थी। तभी उसके पीछे से एक और पुलिस वाला आया और पहले पुलिस वाले की बाँह पकड़ करके खींचते हुए बोला, बस बस साहब जी, मर जाएंगे, आपने अपने आप पर काबू रखो। लेकिन पहले पुलिस वाला तो जैसे गुस्से के कारण बहरा हो गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए जा रहा था। उस पर जैसे भूत सवार था। काजल ने कुछ पलों में इंसान के 2 विभत्स रूप देख लिए थे, हवस में अंधापन और क्रोध में बेसुध, और इन सब के मध्य अपनी बेबसी। आह करके भी कुछ नहीं कर पाई। वह उस जगह से भाग जाना चाहती थी, ना किसी को देखना चाहती थी, ना किसी को नजर आना चाहती थी। लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था, उठा ही नहीं जा रहा था। हथेलियों पर खून लगा था, पीठ बुरी तरह से छिल गई थी, एक एक हड्डी जैसे चूर चूर हो रही थी। अपने शरीर पर नजर पड़ी तो देखा टी शर्ट फट गई थी। जल्दी से हाथ से पकड़ करके ऊपर तक कर ली। जीन्स सही सलामत थी। शंभू अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ था। कन्हैया ने किसी तरह अविनाश को खींच करके उन दोनों के ऊपर से उठाया,
लेकिन अविनाश बिल्कुल गुस्से में अपना आपा खो बैठा था। वह पागलों की तरह कन्हैया से अपने आप को छुड़ा करके उन दोनों को फिर मारने के लिए उतावला हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कन्हैया ने उस पर काबू पाया। काजल को हर बंदे से खौफ हो रहा था। भले ही दोनों पुलिस वाले उसकी सहायता कर रहे थे, लेकिन उस समय उनके चेहरे के भाव भी डरावने लग रहे थे। सिर झुकाए अपनी जगह बैठी सुबकती रही। आखिर कन्हैया ने अविनाश को शांत करते हुए कहा, साहब जी, आपने इतना मार लिया है, वे दोनों तो उठ करके भाग नहीं पाएंगे और तीसरा दहशत के मारे बैठा हुआ है। हमें पहले इस लड़की का ध्यान करना चाहिए, बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। अविनाश ने काजल की तरफ देखा तो जैसे उसकी अंतरात्मा चित्कार उठी। गठरी बनी उसकी देह कांप रही थी और सुबकने की आवाज आ रही थी। एक बार फिर उन दोनों लेटे हुए गुंडों को जोर से अविनाश ने लात मारी और कन्हैया से बोला, जीप में एक कंबल पड़ा है, वह ले आओ और मैडम को ढक दो। जैसे ही कन्हैया ने कंबल काजल के ऊपर डाला, वह घबरा करके उछल पड़ी। उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। अविनाश ने बहुत कोमल स्वर में कहा, आप गाड़ी में चल करके बैठिए, अगर आपसे चला जा रहा है तो मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूं। चाहता तो वह उसे सरकारी अस्पताल ले जा करके डॉक्टर से मुआयना करवाना था। लड़की बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसको उसके माँ बाप के पास पहुंचाना ठीक होगा। काजल किसी तरह उठी और धीरे धीरे घिसटती हुई जीप तक पहुंची। अविनाश जीप में बैठते हुए कन्हैया से बोला, तुम यहीं रहो, इन तीनों पर नज़र रखो, मैं मैसेज कर रहा हूं थाने में, अभी हेल्प आ जाएगी। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। कन्हैया ने हाँ कर दी, लेकिन जानता था दो को तो पहले अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अविनाश ने जब काजल के घर का पता पूछा तो वह इतनी घबराई हुई थी, वह मुश्किल से बता पाई। उधर काजल की माँ चिंता के कारण परेशान हो रही थी, बार बार अंदर बाहर हो रही थी। गैस पर एक तरफ बेसन भून रही थी लड्डू बनाने के लिए, बड़ी लड़की की ससुराल भिजवाने थे, दूसरी तरफ सब्जी पक रही थी। पुलिस की जीप को घर के दरवाजे पर रुकता देख करके वह सहम गई। पुलिस वाले के साथ कंबल में लिपटी आकृति को देख करके पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही चेहरा देखा उसकी चीख निकल गई। काजल का क्या हाल हो रहा था। सिर झुकाए डरी सहमी सी काजल घर के अंदर आते ही सीधे शयन कक्ष में चली गई। ड्राइंग रूम में बैठे उसके पिता ओम प्रकाश टीवी देख रहे थे। शकुंतला के साथ अविनाश चुपचाप ड्राइंग रूम में आया और दोनों को सारा वृतांत सुनाया। सुनते ही शकुंतला और ओम प्रकाश भी सकते में आ गए। शकुंतला को पुत्री की चिंता हुई, सीधे अंदर भागी तो किचन में जलने की बदबू आने लगी थी। दोनों सामग्री जल गई थी। गैस बंद करके बेटी के पास पहुंची, वह पलंग पर लेटी रो रही थी। शकुंतला की आत्मा चित्कार उठी। पुत्री के पैदा होते ही जिस बात का खौफ दिल में कहीं ना कहीं हर माँ बाप को होता है, उसकी जिंदगी में उस दिन सच हो गया था। बेबसी से रोते रोते उसने अपनी बच्ची को सीने से लगा बाहों में कस करके भींच लिया। काजल भी माँ का सानिध्य पा करके फपक फपक करके रो पड़ी। बाहर ओम प्रकाश के हृदय में सूल चुभ रहे थे, अपनी पुत्री की हिफाजत भी नहीं कर पाए। दोनों का रुदन सुन करके ओम प्रकाश भी सुबकने लगे। अविनाश ने कंधे पर हाथ रखा सांत्वना देने के लिए। शब्द उसके पास नहीं थे एक पिता के लिए इस घड़ी में हिम्मत बंधाने के लिए। जब पराया हो करके वह क्रोध के इस तीव्र वेग से गुजर रहा है तो उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। कुछ देर बाद एक लेडी कांस्टेबल एक सरकारी डॉक्टर के साथ आई। अविनाश ने अपनी जीप में लगे रेडियो से आदेश दे दिया था उन दोनों को काजल के घर के पते पर पहुंचने के लिए। वे दोनों अंदर शयन कक्ष में चले गए काजल का निरीक्षण करने। बड़ी मुश्किल से काजल को शकुंतला के सीने से अलग करके डॉक्टर ने मुआयना किया और घाव साफ करके दवा लगाई। डॉक्टर ने बाहर आ करके बताया कई जगह खरोंच आई थी, हथेली में कांच के टुकड़े घुस गए थे और पीठ छिल गई थी। कुछ दवाइयाँ दी खाने की जिससे दर्द कम हो और आराम से सो सकें। लेडी कांस्टेबल काजल से बात करने लगी। वह तहकीकात कर रही थी क्या कैसे हुआ।
शकुंतला से सुना नहीं जा रहा था। वह डॉक्टर के साथ बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। अब अविनाश ने ओम प्रकाश से कहा, बाबूजी, अब एक एफआईआर लिखवा दो जिससे आगे की कार्रवाई हो सके उन तीनों के खिलाफ। ओम प्रकाश अभी तक सदमे में था। परिस्थितियों की गंभीरता और हकीकत उसको समझ नहीं आई थी। एफआईआर की बात सुन करके वह चौंक गया। उसे महसूस हुआ उसकी जिंदगी में आगे एक लंबे संघर्ष और युद्ध लिखा है। वह कुछ बोल पाता। शकुंतला उसके पास बैठते हुए फुसफुसा करके बोली, क्या करने वाले हो? सारी दुनिया में ढिढोरा पीटना है क्या? लड़की बदनाम हो जाएगी। जो हुआ भूल जाओ। 1 महीने बाद शादी है। इस बात को यहीं दबा दो। वैसे भी कुछ हुआ नहीं है। ओम प्रकाश उसे असमंजस से देख रहा था और अविनाश आश्चर्य से। वह तुरंत बोला, माताजी, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है और आपको उसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो यह तीनों छूट जाएंगे। आपकी बेटी के लिए तो खतरा बन ही जाएंगे और ना जाने कितनी मासूमों की इज्जत से खेलेंगे। आपको क्या लगता है वे गुंडे आज़ाद घूमेंगे और आपकी बेटी को छोड़ देंगे? शकुंतला की आंखों में डर था। इसने इस कोण से सोचा नहीं था। ओम प्रकाश दुखी स्वर में बोला, एफआईआर तो लिख दो। एक तरफ बच्चे की सुरक्षा और एक तरफ उसकी बदनामी, लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई है। इंसाफ के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। ओम प्रकाश की आत्मा घायल थी। अपनी पत्नी की तरह वह भी फूट फूट करके रोना चाहता था, लेकिन पुरुष था। उसको इतनी वितृष्णा हो रही थी उन तीनों से जिनको वह ठीक से जानता तक नहीं था। बस चलता तो अभी जा करके तीनों को जान से मार देता, लेकिन बचपन से संयम का पाठ पढ़ा था। अपनी हद में रहना जानता था। मन तो कर रहा था बंदूक ले जा करके उन तीनों के भेजे उड़ा दे और अपनी बच्ची को ले करके कहीं ऐसी जगह जा करके छुप जाए जहां समाज की नज़र ना पड़े उस पर। शकुंतला ने जब दूसरी बार भी कन्या को जन्म दिया था तब ओम प्रकाश की माँ ने बहुत बुरा भला कहा था। साफ कह दिया था, जब तक पुत्र नहीं होता शकुंतला बच्चों को जन्म देती रहेगी। लेकिन ओम प्रकाश ने कठोरता से विरोध किया था। दोनों बेटियों को लक्ष्मी का रूप और भगवान का आशीर्वाद समझ उसने साफ कह दिया था और बच्चे नहीं चाहिए। उन दोनों को ही पूरे लाड चाव से पालन करेगा। दोनों को हाथों पर रखा था उसने, लेकिन आज देखो कुछ बहसी लोगों ने कैसे मसल दिया उसकी नाजुक सी कली को। सबके जाने के बाद ओम प्रकाश पत्नी का हाथ पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा। शकुंतला स्वयं ना रो करके अब पति को शांत कराने की कोशिश करने लगी। मुंह से बोल नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसे समझाते हुए बोली, बच्ची की जान बच गई, सही सलामत है। फिर रोते हुए बोली, 3 थे, मुझे शर्म भी नहीं आती, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश बोला, पता नहीं आगे क्या होगा। लड़की की इज्जत तो बच गई, लेकिन बहुत सहम गई है, कैसे संभालेंगे। दोनों देर रात एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। काजल तो दवाई के असर से सो गई, लेकिन बहुत बेचैन रही। बार बार चौंक करके उठ जाती, सोते सोते सुबकने लगती। ओम प्रकाश और शकुंतला पूरी रात उसके पास ही बैठे रहे और जैसे ही वह चौंक करके उठती उसे थपक करके आश्वासित करते थे कि उसके पास ही हैं, वह अकेली नहीं है। काजल की हालत आगे भी ऐसी ही हो रही थी। परीक्षा तो देने का मतलब ही नहीं था, घर से बाहर भी नहीं जाती थी। आत्मविश्वास का डांवाडोल हो गया था। ओम प्रकाश उसे बहुत प्यार से समझाता, हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसे लगता नहीं था कि काजल को उसकी कोई बात सुनाई दे रही थी। कई बार अकेली बैठी रोती रहती, चुपचाप शून्य में ताकती रहती। शकुंतला जबरदस्ती उसे कोई काम बताती, लेकिन वह गुमसुम पड़ी रहती। जरा सी आहट होती या किसी अजनबी को देखती तो चौंक जाती। कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया था। बिल्कुल एक बंद कमरे में जज और वकीलों के बीच कार्रवाई हो रही थी।
कोई बाहरी व्यक्ति या जनता शामिल नहीं थी, लेकिन छोटा शहर था। जल्दी बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें। लोग अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करके किस्से बना रहे थे। कोर्ट में काजल बहुत सहमी हुई सी रहती थी और उन तीनों को देख करके डर करके कांपने लगती। उस दिन अविनाश को लगा ओम प्रकाश कुछ परेशान और जल्दबाजी में है। उसने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, कुछ परेशान दिख रहे हैं? ओम प्रकाश परेशान सा बोला, बस जल्दी घर जाना है। 4 महीने पहले ही हमने काजू बिटिया का रिश्ता पक्का कर दिया था। सोचा था परीक्षा खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे। अब 1 महीने में ऐसे यहाँ उलझ गए हैं, इस बारे में कुछ ध्यान ही नहीं गया। आज समधी जी का सुबह सुबह फोन आया था, आने के लिए कह रहे थे। अब जाकर के देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वे। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या कहेंगे, शादी की डेट पक्की करने आ रहे होंगे। ओम प्रकाश अविनाश का युवा चेहरा देख सोचने लगा, काश ऐसी उम्मीद उसके दिल में भी होती। उसे तो लग रहा था माजरा कुछ और ही होगा। ओम प्रकाश जब घर पहुंचा तो समधी जी की गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी थी। अंदर शकुंतला आव भगत में नाश्ता पानी लगा रही थी। ओम प्रकाश को देखते ही समधी जी तलखी से बोले, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ओम प्रकाश आग्रह भरे स्वर में बोला, आप जलपान कीजिए, फिर बात करते हैं। समधी रूखे स्वर में बोला, नहीं रहने दीजिए, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हम तो यह रिश्ता खत्म करने आए हैं। ओम प्रकाश का अंदेशा सही निकला, फिर भी उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई साहब, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? समधी जी बोले, देखो तुमने हमें बताया नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ, सब जगह इसकी चर्चा है। हम यह रिश्ता तोड़ने आए हैं। सुन करके ओम प्रकाश आग्रह भरे स्वर में बोले, देखिए भाई साहब, मुझे नहीं मालूम लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को पुलिस ने समय पर बचा लिया था। समधी कड़वे स्वर में बोला, 3 पुरुषों ने छुआ है उसे, रोज कोर्ट कचहरी का झमेला। ऐसी लड़की को बहू बनाने का मतलब है बदनामी। बदनामी को घर में आमंत्रण देना। बहुएं तो घर की इज्जत होती हैं। जानबूझ करके मक्खी कौन निगलता है? जो सामान तीज त्योहार पर आया था वह हम सब ले आए हैं वापस करने के लिए। हमारी तरफ से जो आया वह रख लेना, हमारे लिए बेकार है, हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और समधी बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर चल। ओम प्रकाश अवाक समधी को जाता देखता रहा। दरवाजे की ओट से सारी बातें सुन रही शकुंतला को भी विश्वास नहीं हुआ जो कुछ हुआ उस पर। वह पल्लू को मुंह में ठूंस रुलाई रोकते हुए कमरे में आई। ओम प्रकाश आंखें फाड़े अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था समधी इस विवाह के लिए नानुकुर करेंगे, लेकिन जब वह अपना पक्ष रखेगा, उनको सारी बात बताएगा तो वे मान जाएंगे, सपाट इनकार कर देंगे, उसकी एक ना सुनेंगे। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शकुंतला सोफे पर बैठ गई और पल्लू मुंह से हटा करके खुल करके रोने लगी। फिर बोली, और क्या क्या देखना और सहना पड़ेगा जी। ओम प्रकाश भी बेहद आहत स्वर में बोले, एक तो इतना पाशविक व्यवहार किया उन्होंने और अब समाज भी ठुकरा रहा है। क्या लिखा है मेरी बिटिया की किस्मत में? शकुंतला रोते रोते बोली, दुख की घड़ी में सब मुंह मोड़ लेते हैं जी, सारा जीवन कैसे अकेले काटेगी मेरी काजू। ओम प्रकाश दुखी स्वर में बोला, अकेली कहाँ है, हम दोनों हैं ना अपनी बच्ची के लिए। समाज उसको कितना भी मलिन समझे, हम दोनों के लिए तो हमारी जान है हमारी बेटी। शकुंतला दुखी स्वर में बोली, कब तक साथ दे पाएंगे हम दोनों भी, कितना जीवन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम। उसको पहाड़ से जिंदगी काटने के लिए कोई तो साथी चाहिए। ओम प्रकाश की आंखें भी नम हो रही थी समधी के इस कठोर व्यवहार से। वह बोला, हौसला रख, भगवान सब ठीक करेगा। शकुंतला अभी भी रोए जा रही थी। बोली, भगवान ने ठीक करना होता तो बिगाड़ता ही क्यों, आपकी भी गलती है। ज़्यादा हिम्मती बनाने के चक्कर में उसे ज़्यादा ही छूट दे दी थी। क्या ज़रूरत थी उसे शंभू को थप्पड़ मारने की। ओम प्रकाश कठोरता से अपनी पत्नी को देखते हुए बोला, आइंदा यह बात कभी नहीं बोलना।
काजल के दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि जो हुआ उसके लिए वह अंश मात्र भी दोषी है। अगर समाज कुंठित हो गया तो क्या हम अपनी बच्ची को उचित शिक्षा भी नहीं देंगे? परिणाम कुछ भी हो, बच्ची को सही और गलत के बारे में तो बताया जाएगा ही और गलत का विरोध करना भी सिखाया जाएगा। शकुंतला रोना बंद करते हुए बोली, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन बच्ची की दुर्दशा देख यह बात दिमाग में आ रही है। कहाँ से लाऊं इतना बड़ा कलेजा? और वह अंदर चली गई काजल को देखने। ओम प्रकाश ने पत्नी के सामने उसका मनोबल बनाए रखने के लिए यह सब कह तो दिया, लेकिन वह स्वयं बहुत अकेलापन और घबराहट महसूस कर रहा था। उधर काजल ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। परेश अपने मंगेतर से वह तो 3 बार ही मिली थी, वह भी और लोगों के साथ अकेले कभी नहीं। उसे लगा था वह आज्ञाकारी पुत्र है, अपने माता पिता से पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। अब तो उसे विश्वास हो गया था, लेकिन उसके पिता ऐसे होंगे इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। समाज के ठेकेदार बनते थे, दान पुण्य और ऊंचे ऊंचे आदर्शों पर बात करने वाले इतनी छोटी सोच के निकलेंगे उसने सोचा नहीं था। परेश से उसका भावनात्मक लगाव नहीं था, बस रिश्ता पक्का हो गया था। शादी होने वाली थी, इसलिए थोड़ी उम्मीद और निकटता महसूस करती थी। उसे महसूस हुआ उसके माता पिता इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हर तरह से उसका साथ दे रहे हैं, तो उसे भी हौसला रखना चाहिए। कोशिश तो कर रही थी, मन को समझ भी रही थी, लेकिन अपने माता पिता के अलावा किसी और के पास आते ही उसका मन घबरा जाता, शरीर कांपने लगता। कोर्ट में उन तीनों को देख करके वह विचलित हो जाती। कोशिश तो कर रही थी, मन को समझा भी रही थी, लेकिन माता पिता के अलावा किसी और के पास आते ही उसका मन घबरा जाता, शरीर कांपने लगता। कोर्ट में उन तीनों को देख करके वह विचलित हो जाती और रात को बार बार सपने में उनके चेहरे भयानक रूप में दिखते और वह चौंक करके उठ जाती। वह क्यों उस दृश्य को भुला नहीं पा रही थी, उसको यह समझ आ रहा था अब अकेले उसे इस संसार का सामना करना पड़ेगा। ताने, बेरुखी, दुर्व्यवहार सब सहना पड़ेगा। अपने माता पिता के अलावा किसी और से सहानुभूति और सहारे की उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी होगी। अपने मन को कितना समझाए, अक्सर उसे घबराहट होने लगती और अपने रोने पर उसका कोई बस नहीं रहता। घंटों वह सुबकती रहती। अगली बार जब ओम प्रकाश अविनाश से मिला तो अविनाश ने पूछ लिया, और शादी की डेट पक्की हो गई? ओम प्रकाश दुखी स्वर में बोला, कहाँ साहब, ये तारीख पक्की करने नहीं आए थे, शादी रद्द करने आए थे। अविनाश ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, इस हादसे के कारण? ओम प्रकाश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी, उनके हिसाब से लड़की उनके घर की बहू बनने लायक नहीं रही। अविनाश को सुन करके बुरा लगा, लेकिन आगे कुछ कह पाता और लोग आ गए काम ले करके। वह काम में जरूर व्यस्त रहा, लेकिन उसके दिमाग में ओम प्रकाश का मायूस चेहरा घूमता रहा। उसे हमेशा लगता था अगर उस जैसे युवा आगे बढ़ करके ऐसी स्थितियों में सहारा नहीं बनेंगे तो परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी। अगले दिन जब ओम प्रकाश से मिला तो उसने बात बात में उससे उसके समधी के बारे में पूछ लिया। फिर अगले दिन अविनाश उनके घर गया और परेश को अपने साथ चलने को कहा। वह उसे ले करके काजल के घर आया और तीनों के सामने उसको बिठा करके उसने परेश से पूछा, तुम इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? परेश पहले ही घबराया हुआ था, पुलिस वाला आखिर उसे कहाँ ले करके जा रहा है। अब अविनाश के इस तरह से सीधा प्रश्न करने पर वह भी इन तीनों के सामने वह सकपका गया। हकलाते हुए बोला, पिताजी को लगता है यह रिश्ता सही नहीं रहेगा। ओम प्रकाश ने बीच में रोकते हुए कहा, रहने दो साहब, इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह मान भी जाएंगे, इसके पिता नहीं मानेंगे और यह उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन अविनाश कहाँ सुनने वाला था, फिर कड़क आवाज में बोला, अपने पिता को छोड़ो, तुम क्या सोचते हो यह बताओ। परेश से इससे पहले उसकी राय कभी किसी ने नहीं पूछी थी, इसलिए वह सकपका गया और बोला,
जी मैं तो वही करूँगा जो पिताजी कहेंगे। अब अविनाश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से थप्पड़ मारा उसे और कहा, रीढ़ की हड्डी है नहीं और शादी करने चला था। परेश बच्चों की तरह रोते हुए बोला, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। मेरे पिताजी की बहुत पहचान है पुलिस में, वे आपकी शिकायत कर देंगे। फिर ओम प्रकाश से बोला, आप मुझे अकेले बुला करके इस पुलिस वाले से धमकी दिलवा रहे हैं। जब पिताजी को पता चलेगा वह आपका समाज में उठना बैठना बंद करवा देंगे। अब तो अविनाश को बहुत गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने परेश का कॉलर पकड़ करके उसे सोफे पर से उठाया और 2-3 थप्पड़ और रसीद कर दिया। बोला, अपने पिताजी को धमकी दे रहा है? तू डरता होगा अपने बाप से, यहाँ कोई नहीं डर। अपने आप को समझते क्या हो तुम दोनों बाप बेटे? बता, जब तूने सगाई कर ली तो शादी से कैसे इनकार सकता है? अगर शादी के बाद ऐसा कोई हादसा हो जाता तो क्या छोड़ देता अपनी पत्नी को? परेश रो रहा था और अविनाश के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने के लिए अपने हाथों से उसके हाथ पर मार रहा था। अविनाश ने कॉलर छोड़ते हुए उसे थोड़ा धक्का दिया। परेश पीछे को हुआ और उसके पीछे रखे स्टूल से टकरा करके जमीन पर गिर गया। पैर में चोट भी आ गई। वह अविनाश को भय से देख रहा था। अविनाश फिर लपका उसे पकड़ने के लिए और चीखा, बता शादी करेगा कि नहीं? परेश घबराए स्वर में बोला, मेरे पिताजी नहीं करने देंगे। अविनाश ने उसके कंधे को जोर से झकझोरते हुए कहा, शादी तुझे करनी है या तेरे पिताजी को? परेश उसकी पकड़ में खड़ा कांप रहा था। काजल को यह सब देख गुस्सा आ रहा था। एक बंदा दूसरे बंदे को इसलिए धमका रहा है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता है। उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। गुस्से में वह अविनाश से बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे मेरी शादी? अविनाश आश्चर्य से काजल को देखते हुए बोला, कोई तो समझाएगा इसे इसका फर्ज। काजल गुस्से में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप फर्ज सिखाने के नाम पर उससे ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे, फिर बाद में ज़बरदस्ती उससे प्रेम करने को कहेंगे। अविनाश ने परेश को छोड़ दिया। बात तो सही कह रही थी। पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए वह ज़बरदस्ती कैसे करेगा? जब इस बंदे को महसूस ही नहीं हो रहा है उसका कर्तव्य क्या है, जब उसे बोध ही नहीं है वह क्या गलती कर रहा है, तो उसके दिमाग में कैसे यह बात ठूंस सकता है? अविनाश के हाथ से छूटते ही परेश लड़खड़ाते हुए भागा। इन सब बातों से पस्त हो करके काजल सोफे पर बैठ गई, लेकिन अविनाश उसे आश्चर्य से देख रहा था। इससे पहले उसने जब भी काजल को देखा था कोर्ट में या उससे पहले डरी सहमी कांपती हुई दिखती थी, लेकिन उसने अभी अभी उसमें एक चिंगारी देखी। भले ही गुस्से की थी लेकिन थी तो। उसे लगा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर यह चिंगारी को हवा मिलती रही तो काजल फिर सामान्य हो सकती है। फिर घर के बाहर जाते हुए सोचने लगा, भगवान करे काजल अपनी परिस्थितियों से लड़ करके ऊपर उठ सके। उसे परेश जैसे लोगों के गैर जिम्मेदाराना और बुजदिली हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था। अविनाश के साथ परेश को देख करके ओम प्रकाश को उम्मीद जागी थी, शायद परेश हिम्मत दिखा करके काजल का हाथ थाम लेगा। लेकिन जिस तरह से बुजदिल की तरह वह गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा जीवन साथी काजल के साथ समाज का क्या सामना कर सकता है? काजल को अब एक मजबूत सीने वाला नौजवान चाहिए था, नहीं तो अकेले ही सामना करना पड़ेगा। शकुंतला का दिल फिर एक बार रो पड़ा। अपनी बेटी की भविष्य की चिंता के कारण उसे लगने लगा, कौन इतना हिम्मती होगा जो उसकी बेटी का हाथ थाम सकता है। काजल का मन वितृष्णा से भर गया। उसके साथ ज्यादती हुई और अब वह सब की नज़रों में दया का पात्र बनती जा रही थी। या तो लोग उससे बच रहे थे, उसे समाज का हिस्सा नहीं समझ रहे थे, गिरी पड़ी दृष्टि से देख रहे थे, या झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे। अविनाश जैसे लोग उसका जीवन सुधारने के जोश में किसी पर भी उसे थोपने की कोशिश कर रहे थे। आखिर और कितना जलील होना लिखा था उसको
जीवन में। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार घर करता जा रहा था, उसे शादी ही नहीं करनी, क्यों किसी का एहसान ले। जो उसके साथ गलत हुआ है उसको वह अकेले सहन करेगी और सामना भी करेगी। ओम प्रकाश हताश स्वर में बोला, शहर के बाहर जो जमीन बेचने की सोच रहा था उसका सौदा हो गया है, उसको बेचना अब जरूरी हो गया था। प्रीति के ससुर का फोन आया था, 1 लाख रुपए चाहिए, दामाद को कुछ नया काम शुरू करवाना है। शकुंतला दुखी स्वर में बोली, यह इन लोगों की ज्यादती है, पहले भी 20,000 रुपए ले चुके हैं एक कमरा बनाने के नाम पर। अविनाश का गुस्से के मारे बुरा हाल था। खुदगर्ज इंसान, हृदयहीन समाज और पेचीदे तंत्र के कारण एक मासूम को इतना सहन करना पड़ रहा था। स्वयं की गलती नहीं होते हुए भी वह गुनहगार की तरह कटघरे में खड़ी थी। उसका बस चलता तो परेश को मार पीट करके बराबर कर देता। थाने पहुंचा तो पता चला शंभू और उसके साथियों को दूसरी जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कोर्ट में केस चल रहा था, पुलिस पुख्ता सबूत पेश करने में लगी थी। शंभू अविनाश को देख कुटिल मुस्कान के साथ बोला, और एएसपी उस दिन 5 मिनट भी देर से आता तो तेरा केस स्ट्रांग हो जाता। अबे जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो सजा क्यों मिलेगी। उसकी बेशर्मी पर अविनाश को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने 2 घूंसे शंभू के पेट में मारते हुए कहा, चुप हो जा साले, मैं इतना मारूंगा कि बोलने लायक नहीं रहेगा। गुस्सा तो थाने में मौजूद सारे पुलिस वालों को शंभू के बड़बोलेपन पर बहुत आ रहा था। शंभू को अपने किए पर पश्चाताप भी नहीं था, लेकिन सबके हाथ बंधे थे। कन्हैया अविनाश के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए चाह रहा था शंभू फालतू ना बोले और उसे जल्दी से जल्दी अविनाश की नज़रों के सामने से दूर कर दिया जाए। वैसे भी अविनाश उस समय पहले से ही गुस्से में लग रहा था। 1-2 दिन पहले कन्हैया शंभू के बारे में अविनाश से बात कर रहा था। वह कह रहा था, साहब जी हम कितनी भी कोशिश कर लें 1-2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे। स्थानीय पॉलिटिशियन भैया जी का हाथ है उसके सर पर। अविनाश को इस शहर में आए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन स्थानीय राजनीति समझ रहा था वह। फिर भी उम्मीद के साथ बोला, इतनी बात फैल चुकी है भैया जी, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं कर सकता है शंभू का। कन्हैया ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं साहब जी, पुलिस के आला अफसर पर दबाव तो आ ही रहा है सबूत नष्ट करने के लिए। खुल करके पब्लिक के सामने नहीं दिखाएगा उसका कोई संबंध है शंभू से, लेकिन उसे जेल में सड़ने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अगर शंभू ने उसकी पोल पट्टी खोल दी तो मुसीबत में पड़ जाएगा। शंभू उसका दाहिना हाथ है, अविनाश ने सोचते हुए कहा था। हाँ तो क्या करेगा, उसे भगाने की कोशिश करेगा या ज़्यादा मुसीबत बन गया तो जेल में ही उसको मारने का बंदोबस्त करेगा। कन्हैया बोला था, ऐसा ही कुछ करेगा भैया जी, इसको भगा करके अंडरग्राउंड कर देगा कुछ सालों के लिए। जब से कन्हैया से यह बातचीत हुई थी अविनाश बहुत तनाव में था। कहीं शंभू भागने में सफल हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, पुलिस की किरकिरी होगी ही, शंभू का खौफ और बढ़ जाएगा। यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। शंभू की आंखों में चमक थी और उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। 2 घूंसे खा करके भी वह सीना तान करके बोला, अरे तुम सरकार के कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। धारा 376 तो मुझ पर लगा ही नहीं सकते, जब मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, और 354 लगा करके 1-2 साल की सज़ा दिलवा पाओगे। सालों जेल से छूटते ही देखना मैं क्या करूँगा। कन्हैया अविनाश के समीप आ करके कान में फुसफुसाया, साहब जी बहुत नहीं चहक रहा है या इसके पीछे कुछ तो माजरा है। वकीलों से मिला ज्ञान हमें बांट रहा है। यह बात तो पहले ही कोर्ट में हो चुकी थी, आज क्यों इतना। अविनाश बीच में बात काटते हुए बोला, इस कॉन्फिडेंट के पीछे कुछ तो कारण है, कोई मिलने आया था क्या। कन्हैया बोला, ऐसा तो कोई खास नहीं आया था, कल से इसकी और साथियों की बेचैनी का कारण समझ में नहीं आ रहा है। जब से पता चला है कि स्थानांतरण होने वाला है। अविनाश कुछ सोचते हुए बोला, हो गई तैयारी इन तीनों को ले जाने की। कन्हैया सैल्यूट मारते हुए, जी जनाब, कह करके बाहर चला गया। कैदियों को लेकर के पुलिस का काफिला आगे बढ़ रहा था। जिस वैन में कैदी
कैदी थे। अविनाश उसके पीछे चल रही जीप में बैठा था। शहर से बाहर एक मोड़ पर एक जीप ने पुलिस के काफिले पर हमला बोल दिया। जिसका डर था वही हुआ। कुछ गुंडे आए थे शंभू और उनके साथियों को छुड़ाने। उन्होंने एकदम से हमला बोलते हुए जिस वैन में कैदी थे उसके ताले और दरवाजे पर बंदूक की बौछारें कर दी। इससे पहले कि पुलिस संभलती, तीनों कैदी दरवाजा खुलते ही एकदम से कूद पड़े और गुंडों से भरी जीप के पीछे भागे। लेकिन तब तक दोनों जीप में सवार पुलिस वालों ने गुंडों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। गुंडों के जीप ने यू टर्न लिया और तेज रफ्तार से निकल गई। तीनों कैदी उस जीप के पीछे भागे लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाए। पुलिस वालों की गोलियों के शिकार बहुत हल्ला मचा। मीडिया, सरकार, जनता सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कन्हैया बाद में अविनाश से बोला, साहब जी मुझे तो लगता है भैया जी के गुंडे शंभू और साथियों को भगाने के मकसद से नहीं, मरवाने के मकसद से आए थे। शंभू भैया जी के लिए सिरदर्द बन गया था, बहुत ऐंठ दिखाने लगा था। अविनाश भी सोचते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, इतनी बेकार योजना के साथ आए थे। उन तीनों को ले जाना था तो रुकते तो सही। खैर यह चैप्टर यहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसे कोई अध्याय कभी खत्म नहीं होता। हर घटना आगे होने वाली स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के लिए निमित्त बन जाती हैं। मीडिया दो भागों में बंट गया था। कहीं पुलिस की तारीफ हो रही तो कहीं पुलिस की सोची समझी साजिश समझी जा रही थी। लोग खुश थे। अविनाश और उसकी टीम की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अविनाश के वरिष्ठ अधिकारी किशोरी लाल जी कुछ अधिक ही प्रसन्न थे। जब से वह अविनाश के संपर्क में आया था बड़ा प्रभावित हो गया था। देखने में सुंदर, संस्कारी और इतना मेहनती और लगनशील बंदे अब कहाँ नजर आते हैं। पढ़े लिखे परिवार से, माँ बाप दोनों कॉलेज में प्रोफेसर और एक छोटी बहन जिसकी शादी हो गई थी। घर की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर। जितना मेहनती था उसको देखते हुए बहुत उन्नति करने वाला था। यह सब गुण बहुत है अविनाश को अपना दामाद बनाने के लिए। किशोरी लाल ने अपनी बेटी मोनिका को पुलिस महकमे की एक पार्टी में अविनाश से मिलवाया भी था। मोनिका से पूछ लिया था उसकी राय। अविनाश को लेकर के मोनिका की आंखों में चमक और मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था। उसे अविनाश बहुत पसंद आया था। 2-3 बार स्वयं मोनिका ने मौके ढूंढ अविनाश से आगे बढ़ बढ़ करके बातें की। किशोरी लाल को पुत्री की पसंद को लेकर के शंका थी। अधिक लाड प्यार के कारण थोड़ी अपनी चलाने लगी थी। उसकी तरफ से हाँ सुन करके उसे तसल्ली हो गई थी। अविनाश तो उसके एक बार बोलने पर ही मना नहीं करेगा। इतने वरिष्ठ अधिकारी की बेटी से शादी करके उसका रुतबा भी कितना बढ़ जाएगा। आगे भी सहायता मिलेगी पदोन्नति में। किशोरी लाल आश्वस्त बैठा था। 2 महीने के लिए मोनिका विदेश अपनी मासी के यहाँ रहने गई थी। उसके लौटने पर दोनों का रिश्ता पक्का करके चटमगनी पट ब्याह करना था। अविनाश किशोरी लाल की मंशा से अनजान नहीं था। उसके जीवन में पहले हुई घटना के कारण उसका मन शादी करने का कम था। लेकिन जिस तरह से किशोरी लाल का परिवार उसकी आव भगत करता, किशोरी लाल उसका ध्यान रखता और उसकी लड़की उससे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अविनाश को लगने लगा था ये लोग रिश्ता पक्का समझ करके बैठे हैं। उसके स्वयं के माता पिता की तरफ से कोई दबाव नहीं था। वे चाहते थे अविनाश स्वयं अपनी पसंद की किसी लड़की से जब चाहे विवाह करे। मोनिका उसके दिल को कभी नहीं छू पाएगी, यह वह जानता था। बाहरी आडंबरों में विश्वास करने वाली एक सामाजिक तितली जैसा जीवन बिताने वाली लड़कियों में से है ये। लेकिन फिर उसे लगता शादी तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। मोनिका जैसी लड़की से कर लो तो दिल पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी कभी। ओम प्रकाश और उसके परिवार ने जब यह खबर सुनी तो तीनों गुंडे मारे गए तो लगा जैसे सिर पर से एक भारी बोझ उतर गया हो। कोर्ट जाना बहुत चिंता और तनाव का काम लगता था। फिर अगली तारीख मिल जाती। दिल और दिमाग पर लगता पत्थर रख करके घूम रहे थे। कोर्ट में भी वकीलों के सवाल, वही बातें बार बार उस भयानक हादसे को जिए जा रहे थे। उन तीनों के दम्भ से भरे कुटिल चेहरे देख करके अपनी बेबसी और शिद्दत से महसूस होती। कानून और इंसाफ से विश्वास उठता जा रहा था। जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो वही परेशान, इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रहा है। समाज की छींटा कसी और उपहास का केंद्र भी वही है।
यह खौफ भी दिल में बैठता जा रहा था। अगर उन्हें सज़ा नहीं हुई तो छूटते ही कितनी दुर्गति करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर सज़ा हो भी गई तो कब तक। इसलिए खबर सुनने के बाद पहले तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जब पक्का यकीन हो गया कि तीनों वाकई दुनिया से कूच कर गए हैं तो बड़ी राहत मिली। कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म, उन तीनों से जिंदगी भर के खौफ से छुटकारा, और कहीं ना कहीं यह मन में संतुष्टि हुई कि दुर्जनों को सज़ा मिल गई। ओम प्रकाश को लगा वह खुली हवा में सांस ले सकेगा, उसकी जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। शकुंतला खुश हुई कि बेटी को तिल तिल करके मरते नहीं देखना पड़ेगा। हर बार कोर्ट में आ करके वह घंटों रोती। जब भी उन गुंडों को देखती उसको रात को चौंक करके उठना फिर शुरू हो जाता। शकुंतला को लगता अब बेटी मानसिक रूप से स्थिर होने लगेगी, वह घटनाओं को भूलना शुरू कर देगी। काजल को संतुष्टि मिली, बार बार मनहूस बातें और तीनों के मनहूस चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। मन में संतुष्टि हुई कि अच्छा हुआ तीनों मारे गए। शारीरिक जख्म तो भर गए थे लेकिन मानसिक आघात से उबरना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वह कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी समय बीत जाए, वह उस घटना को कभी नहीं भूल सकती। आत्मविश्वास खो चुकी थी, पता नहीं कब सामान्य हो पाएगी। माँ बाप के अलावा तो किसी और का स्पर्श वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। जब भी घटना याद आ जाती लगता शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। कोई उसके निकट आता या गलती से छू भी लेता तो सारा शरीर कांप जाता। वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी, किसी से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाएगी, भविष्य की कोई योजना नहीं बना सकती। परेश से शादी पक्की होने पर उसने शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। परेश से कभी खुल करके बात नहीं हुई थी, बस नाम के एक दो वाक्य का आदान प्रदान हुआ था। उसे लग रहा था विवाह उसका और परेश का नहीं, दोनों के परिवारों का हो रहा था। लेकिन ऐसा ही उसकी बड़ी बहन प्रीति का हुआ था। विवाह की यही रीति है मान करके उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। जब परेश का व्यवहार देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वह एक ऐसे आदमी से शादी करने वाली थी जो जरा भी मुश्किल या परेशानी देख करके भागने वालों में से था। खैर, तीनों के मरने से ओम प्रकाश का परिवार खुश था। उन्हें लगा जीवन अब सामान्य हो जाए। मीडिया, बुद्धिजीवी और जनता की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू था। समाज दो गुटों में बंट गया था। एक इस पक्ष में था कि गुनहगारों को तुरंत उनके किया की सजा दे करके पैसे और समय की बर्बादी नहीं होती, तो कुछ मानव अधिकार की बात कर रहे थे। बिना अपना पक्ष रखे किसी को सजा देने का हक लोकतंत्र में कहाँ तक जायज है। इस बहसबाजी से पुलिस आला कमान का दिमाग झन्ना गया। किसको क्या जवाब दें। आखिर निर्णय लिया गया अविनाश को पदोन्नति दे करके तबादला कर दिया जाए। कुछ दिन में शांति बहाल हो जाएगी। अविनाश को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे जो उचित लगता वह उस काम को करने में विश्वास रखता था। उसके माता पिता फोन पर उससे बात करते रहते थे और उसके कार्य की समीक्षा करते थे। वे उसे अपने आप पर नियंत्रण रखने की सलाह भी देते थे। किशोरी लाल अविनाश की पदोन्नति से बहुत खुश हुआ। वह जानता था इतना मेहनती इंसान उन्नति तो अवश्य करेगा ही। उसने अविनाश को अपने दामाद के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अविनाश का तबादला आनंद नगर के लिए हुआ था। सुंदर पर्वतीय पर्यटन स्थल था जहां किशोरी लाल को लगता उसकी बेटी एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। वह बहुत संतुष्ट था। बस बेटी के आने में 15 दिन थे, उसके आते ही वह सगाई कर देगा। अविनाश को आनंद नगर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे बस अपने काम से मतलब था, स्थान कोई भी हो। ओम प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया था। वह चाहता था उसकी बेटी अब पहले की तरह सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दे। वह काजल को बाहर आने जाने के लिए प्रोत्साहित करता, लेकिन काजल हिम्मत नहीं जुटा पा रही। बाहर निकलते उसे लगता उन तीनों में से कोई भी आकर के उसके सामने खड़ा हो जाएगा और उसके साथ ओछी हरकत करेगा। उसका दिमाग यह जानता था कि वे तीनों मर गए हैं, लेकिन दिल में अभी भी इतना खौफ था कि यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए अकेले तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं जाने की। आखिर ओम प्रकाश ने निश्चय किया कि अब वह काजल को अपने साथ ले करके बाहर निकला करेगा।
जब तक उसका आत्मविश्वास वापस नहीं आ जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार से सब्जी लेने जाना था। उसने काजल से स्कूटी चलाने को कहा। इतने दिनों बाद स्कूटी को हाथ लगाते हुए काजल डर रही थी। बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से उसने स्कूटी चालू की, लेकिन चलाते हुए डगमगा रही थी। ओम प्रकाश बहुत धैर्य से उसका मनोबल बढ़ाने के लिए प्यार से बोलता रहा, उसका ध्यान और बातों की तरफ लगाने की कोशिश करता रहा। आखिर काजल ने स्कूटी ठीक से चलाई। ओम प्रकाश दिल में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, लेकिन उसे जल्दी समझ आ गया आगे जीवन इतना आसान नहीं होगा जितना वह समझ रहा था। पुलिस ने एहतियात बरती थी कि काजल की पहचान गुप्त रखी जाए, लेकिन धीरे धीरे सब जान गए थे काजल के साथ क्या हुआ था। दोनों बाप बेटी जहां जाते लोग मुड़ मुड़ करके देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति थी, लेकिन अधिकतर लोग पैनी दृष्टि से देख रहे थे, कुछ दयनीय दृष्टि से। सबसे बुरा हाल तो गली मोहल्ले के चौराहों पर खड़े मंचलों का था। टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे और दबी जबान से फिक्रे कस रहे थे। गंदी जबान में वह जो बोल रहे थे, ओम प्रकाश को लगा किसी ने उनके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया हो। एक ने कहा, भाई माल ही ऐसा है, बेचारे शंभू भाई की क्या गलती थी, किसी का भी ईमान डोल जाए। दूसरा बोला, अम्मा यार तीनों को सुखी कर स्वर्ग भेज दिया, हमें भी मौका दे दो। ओम प्रकाश और सुनने की हालत में नहीं था, और काजल पर क्या बीत रही होगी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिल तो चाह रहा था जूता निकाल करके सारे लम्पटों के मुंह पर मारे, लेकिन इतने सारों के बीच वह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। और वे काजल के साथ बदसलूकी करने लगे तो क्या होगा। वह बिना सब्जी लिए ही काजल के साथ घर वापस आ गया। काजल घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे की कुंडी लगा करके बहुत रोई। ओम प्रकाश भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन अपने आप को ढांढस बंधाता रहा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दो दिन बाद फिर लेकर के गया तो वैसा ही कटु अनुभव हुआ। अब तो घर के बाहर भी कुछ मनचले चहल कदमी करते नजर आते। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो चुके थे। कई बार दिमाग में विचार आया शहर बदल लें, लेकिन यह अस्थाई हल नहीं होगा। वहाँ भी लोगों को काजल के बारे में पता चल गया तो फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। आखिर शकुंतला बोली, सुनो जी, क्यों ना अविनाश से बात की जाए, वह नेक दिल है, कुछ सुरक्षा का इंतजाम कर दे तो शायद लोगों की बदसलूकी से बचा जाए। ओम प्रकाश दुखी स्वर में बोला, पुलिस कहाँ तक पीछे पीछे घूमेगी और बोलने वालों के मुंह कैसे बंद करेगी, फिर भी बात करके देखता हूँ। ओम प्रकाश को अविनाश के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अविनाश उसके घर आ गया। उसको ओम प्रकाश के सीधे सरल व्यवहार के कारण उससे लगाव सा हो गया था। वह मिठाई लेकर के उसे अपने तबादले और पदोन्नति के बारे में बताने आया था। सुन करके ओम प्रकाश उदास स्वर में बोला, आपके लिए मुझे बहुत खुशी है और दिल से बधाई दे रहा हूँ, लेकिन आपके कारण मन में यह विश्वास रहता था कि पुलिस में कोई है जो हमारी समस्या समझता है और हमारी मदद करेगा। आपके जाने से बहुत असुरक्षा महसूस होगी। अविनाश आश्चर्य से बोला, बाबूजी अब क्या परेशानी है, अब तो सारी मुसीबतें खत्म हो गई समझो। ओम प्रकाश दुखी स्वर में बोला, नहीं बेटा, मुसीबत खत्म नहीं हुई है। समाज में कुंठित लोग भरे पड़े हैं। शंभू जैसे लोग जैसे अंदर होते हैं वैसे ही बाहर, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी भरे हुए हैं जो अंदर से कुत्सित मानसिकता के होते हैं, लेकिन दिखाते अपने आप को सज्जन। काजल उनके सामने से गुजरती है तो फिक्रे कसते हैं, अपने दिमाग में कल्पना करते हैं शंभू ने उसके साथ क्या किया था, बल्कि स्वयं को उसके स्थान पर रख करके कल्पना करते होंगे। ओम प्रकाश फूट फूट करके रोने लगा। ओम प्रकाश का सब्र जवाब देने लगा था। अविनाश को भी सुन करके दुख हुआ। स्थिति बदतर होती जा रही थी। उसने फिर भी तसल्ली देने के लिहाज से कहा, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसको आगे पढ़ाइए जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ओम प्रकाश अधीरता से बोला, बेटा आगे कैसे बढ़े वह, समाज उसके जख्म भरने ही कहाँ दे रहा है, कुरेदता रहता है हर समय। सोचता हूँ दूसरे शहर जा करके बस जाऊँ, लेकिन कहाँ तक भागता रहूँगा,
फिर इतना पैसा भी तो होना चाहिए, वहाँ मुझे कौन नौकरी देगा। अविनाश सिर हिलाते हुए बोला, नहीं भागना इसका सल्यूशन नहीं है। ओम प्रकाश बोला, जानता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों का सामना कैसे करूँ, इतने सारे अनगिनत, कैसे रोकूं अपनी बच्ची का अपमान करने से। एक को रोक लूंगा और खड़े हो जाएंगे। मन तो करता है जबान खींच लूं जो गंदा बोल रहे हैं, आंखें नोच लूं जो उस पर बुरी नज़र डाल रहे हैं, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ है। अविनाश बोला, आप चिंता ना करो, मैं आपको सिक्योरिटी दिलवाता हूँ। ओम प्रकाश बोला, कोई फायदा नहीं होगा बेटा, आपके जाते ही वे सिक्योरिटी तुरंत हटा देंगे। अगर नहीं हटाया तो भी कितने दिन साथ साथ रहेगा, यह अस्थाई हल नहीं है। अविनाश परेशान स्वर में बोला, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ओम प्रकाश उसको देखते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने न केवल मेरी बेटी का मान बचाया बल्कि उसका जीवन भी बचाया है, लेकिन यह सब बेकार हो जाएगा। जिस दौर से गुजर रही है, अगर उसने आत्महत्या कर ली। अविनाश बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी। ओम प्रकाश अविनाश के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और बिनती स्वर में बोला, बेटा तुमने मेरी काजू को जीवन दान दिया है, उसे जिंदगी भी दे दो, उसको अपना लो। उसे एक मजबूत सीना चाहिए जो उसके और समाज के बीच खड़ा हो सके। बेटा नहीं तो मेरी बेटी घुट घुट करके मर जाएगी। मैं जानता हूँ मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोप रहा हूँ। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं, लेकिन अगर तुम यह जिम्मेदारी ले सको तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। शकुंतला दरवाजे की ओट से पति को अविनाश के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख रही थी। उसको पति का इस तरह से अविनाश के पैरों में गिरना बहुत आहत करता, लेकिन बेटी के लिए वह स्वयं भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटती। अविनाश अचकचा करके खड़ा हो गया और बोला, बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? आप उम्र में मेरे पिता समान हैं, इस तरह मेरे आगे जमीन पर मत बैठिए। ओम प्रकाश नम आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने फिर कहा, बेटा तुम थोड़ा समय लो और सोच समझ करके निर्णय लो। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ। अविनाश बहुत गहरी सोच में डूबा फिर से सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जीवन में पहले जो घटना उसके साथ घटी थी तब वह कुछ नहीं कर पाया था। उसे मौका मिल रहा था किसी का जीवन सुधारने का। अगर वाकई काजल ने कुछ कर लिया तो जीवन भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसको सोच में देख करके ओम प्रकाश को लगा वह अविनाश की सज्जनता का फायदा उठा रहा है, इसलिए तुरंत बोला, नहीं बेटा आप परेशान मत हो, पहले ही आप इतना कुछ कर चुके हो हमारे लिए। भावना में बह करके मैंने यह सब कह दिया। आप कहाँ आपका स्टेटस और कहाँ हम, फिर आपका तो काम है लोगों की जान बचाना, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है सारी उम्र का ठेका ले लिया आपने। जमीन पर से उठ करके ओम प्रकाश सोफे पर बैठ गया। इतने में शकुंतला कमरे में आ गई और अविनाश से बोली, बेटा चाय पियोगे? बना लाऊं? फिर पता नहीं कब मुलाकात हो कब नहीं। अविनाश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, जी बना लाइए। चाय पीते हुए भी अविनाश के दिलों और दिमाग में मंथन चल रहा था। नियति ने उसे मौका दिया है समाज के द्वारा प्रताड़ित एक बेगुनाह के जीवन को सुधारने का। उसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चाय खत्म होते होते उसने निर्णय ले लिया। ओम प्रकाश की तरफ देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ काजल से शादी करने को। दोनों पति पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, उसे देखते रह गए। शकुंतला तो खुशी के कारण रो ही पड़ी। ओम प्रकाश के मुंह से बोल ही नहीं फूटा। कुछ क्षण बाद ओम प्रकाश बोला, बेटा आपने सोच समझ करके निर्णय लिया है ना? कहीं बाद में आपको यह रिश्ता बंधन ना लगे, अफसोस ना हो। अविनाश शांत स्वर में बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे खुशी होगी काजल से शादी करके। ओम प्रकाश फिर बोला, आपको आनंद नगर कब तक जाना है? आपके माता पिता से बात कर लेता हूँ। अविनाश बोला, आनंद नगर जाने में अभी 15 दिन है, अपने मम्मी पापा से बात करके आपको बता दूंगा। ओम प्रकाश ने अविनाश के जाने के बाद शकुंतला से कहा, अभी काजल को कुछ नहीं बताना,
पहले अविनाश को अपने माता पिता से बात करने दो, हो सकता है वे इस रिश्ते से इनकार कर दें। काजल की उम्मीदें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। शकुंतला को भी यह सुझाव सही लगा। अविनाश के दिमाग में ओम प्रकाश की बात घूमती रही। रात को उसने अपने पिता को फोन मिलाया। काजल के केस के बारे में उसके पिता सुरेश चंद सब जानते थे और उसको कह भी चुके थे कि उन्हें उस पर गर्व है, लेकिन अविनाश यह नहीं जानता था विवाह को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हमेशा समाज सेवा और परमार्थ की सीख देते थे, लेकिन जीवन में इससे पहले कभी मौका नहीं आया था इस पर परोक्ष रूप से अमल करने का। जितना वह दिन भर सोचता रहा उसके दिल में दृढ़ता उतनी बढ़ती गई और फोन करने से पहले वह यह निर्णय ले चुका था वह विवाह अवश्य करेगा। लेकिन उसे घबराहट इस बात की थी कहीं उसके माता पिता ने इनकार कर दिया या ना नुकुर किया तो उसकी नज़र में कमतर ना हो जाए, अपने ही सिखाए आदर्शों से वे विचलित ना हो जाएं। उसके पिता ने फोन उठाया। सबका हाल चाल पूछने के बाद अविनाश ने मुद्दे की बात कही। सुनकर के सुरेश चंद पल के लिए खामोश हो गए, फिर बोले, जहां तक मैं अपने बेटे को जानता हूं तुम निर्णय ले चुके हो, बस हमें बता रहे हो। मुझे खुशी है तुम इंसानियत और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर के सजग हो। अविनाश ने राहत की सांसें लेते हुए कहा, हाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं काजल से शादी करूँगा। आगे क्या रस्में और कार्यक्रम करने हैं आप मम्मी से डिस्कस करके ओम प्रकाश जी को बता देना। सुरेश चंद बोले, बेटा मुझे उम्मीद है बहुत सोच समझ करके तुमने यह निर्णय लिया होगा। एक बार आगे बढ़ने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें बहुत दृढ़ता से समाज का सामना और कोमलता से काजल का साथ देना होगा। अविनाश शांत स्वर में बोला, मैं जानता हूँ पापा, मैंने सोच समझ करके ही निर्णय लिया है। सुरेश चंद बोले, बस तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आगे का रास्ता आसान या सामान्य नहीं होगा, हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। अविनाश ने फिर अपनी माँ से भी काफी देर बाद और निश्चिंत हो करके फोन काट दिया। अगले दिन अविनाश ओम प्रकाश के घर गया और अपने माता पिता का निर्णय सुना दिया। दोनों पति पत्नी की आंखें खुशी और राहत के कारण नम हो गई। शकुंतला अविनाश के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा हम तो आपको जितना आशीर्वाद दें कम है, आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। अविनाश झेंपते हुए बोला, नहीं आप ऐसा मत कहिए, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसने अपने पिता को फोन मिला करके ओम प्रकाश से बात करवाई। सुरेश चंद हाल चाल पूछ मुद्दे की बात पर आ गए। शांत भाव से बोले, मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा आपकी बेटी को उचित मान और सहयोग देगा। हम भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बिटिया को प्रेम देने में। ओम प्रकाश गदगद स्वर में बोले, जी हम तो अविनाश जी के जिंदगी भर के एहसानमंद हो गए हैं। हम तो आस ही खो बैठे थे कि हमारी बेटी एक सामान्य जीवन बिता पाएगी। सारे समाज ने ठुकरा दिया था, लेकिन आपके संस्कार और अविनाश की हिम्मत के कारण काजल को नई जिंदगी मिलने वाली है। सुरेश चंद बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मैं सोचता हूँ अगले हफ्ते की कोई तारीख पक्की करके इन दोनों की मंदिर में शादी करवा देते हैं। आप तीनों यहीं हमारे शहर आ जाओ, बिना हंगामे के शांति से सब काम हो जाएगा। ओम प्रकाश को यह बात सही लगी। अपने शहर में शादी करने का मतलब है फिर बांसबाजी और छींटाकशी का दौर चालू हो जाएगा। ओम प्रकाश को लेकर के संकोच हो रहा था, किसी को वहां जानता तक नहीं था, इसलिए बोला, भाई साहब वहां अरेंजमेंट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, किसी को जानता तक नहीं हूँ। सुरेश चंद हंसते हुए बोले, अरे भाई साहब जो करेंगे हम करेंगे, हमारा शहर है, हम स्वागत करेंगे आपका। और मंदिर में शादी करवाने के लिए कोई इंतजाम कोई खास नहीं करना पड़ेगा। हाँ शाम को एक छोटी सी पार्टी देंगे, इसमें हमारे जान पहचान और रिश्तेदार शामिल हो जाएंगे। आप भी अपने रिश्तेदारों को बुला लेना, खर्चा आधा आधा कर लेंगे। सुन करके ओम प्रकाश को लगा उसकी बेटी की किस्मत खुल गई है। इतना संस्कार सुलझा हुआ परिवार उसे मिल रहा है। अविनाश काजल से मिलना चाहता था एक बार, लेकिन उसे देर हो रही थी इसलिए वह चला गया। ओम प्रकाश और शकुंतला प्रसन्नता से लबालब काजल को खुशखबरी देने पहुंचे, लेकिन काजल ने जो प्रक्रिया दी उसके लिए वे तैयार नहीं थे। पूरी बात सुन करके काजल को आश्चर्य तो हुआ ही, गुस्सा भी आया। तड़प करके बोली, मतलब जिस इंसान ने थोड़ी मदद की उसकी सज्जनता का फायदा उठा करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर
मुझे उस पर थोप दो। शकुंतला बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस उससे पूछा था क्या वह कर सकता है तुमसे शादी, और उसने हाँ कर दी। ऐसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलता, वह तो भगवान को हम पर दया आ गई। काजल तिलमिला करके बोली, भगवान को दया नहीं आई मम्मी, उस पुलिस वाले को दया आ गई। सारी उम्र उसका एहसान मानना पड़ेगा, इस गिल्ट में भी जीना पड़ेगा, हमारे कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना बड़ा बलिदान दिया है उसने। ओम प्रकाश बोला, बेटा एहसान तो है ही उसका, उसने तुम्हारी जान बचाई है। काजल लंबी सांस लेते हुए बोली, पापा वे पुलिस में हैं, वह जो उन्होंने किया उनका फर्ज था, लेकिन अब जो आप उनसे शादी करवाना चाहते हो वह उनसे व्यक्तिगत एहसान लेने वाली बात है जो गलत है। ओम प्रकाश को स्वयं दिल में यह बात कभी ना कहीं कचोट रही थी, लेकिन पुत्री का प्रेम ऐसा स्वार्थ भरा कदम उठाने को मजबूर कर रहा था। वह खेद भरे स्वर में बोले, तो क्या करना चाहिए। दोनों बाप बेटी की बात सुन करके शकुंतला का माथा ठनका। दोनों भलाई के चक्कर में इतना सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। वह कड़क स्वर में बोली, सुन ले छोरी, ये आदर्श वाली बात मेरे सामने मत कर। जो गलत हुआ वह समाज या भगवान की गलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जब उसे सुधारने का मौका मिल रहा है तो खबरदार हाथ से जाने दिया। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी दोनों। आखिर इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ जो जिंदगी भर एक कुमारी लड़की की रक्षा कर सकें। बड़ी की ससुराल वालों ने अलग जान खा रखी है। 6 महीने पहले ही 50,000 मंगाए थे प्रीति का कमरा बनवाने के नाम पर, अब फिर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। दामाद को काम शुरू करवाना है। शकुंतला इस तरह से कभी नहीं गुस्सा हुई थी। दोनों हतप्रभ से उसे देख रहे थे। ओम प्रकाश को अब उसकी बात भी सही लग रही थी। काजल उनकी आंखों में बेबसी देख करके चुप हो गई। समझ गई थी इन कुछ महीनों में ही समाज से उसके लिए लड़ते लड़ते दोनों पस्त हो गए हैं। उसने अविनाश को एक पुलिस वाले से अधिक कुछ नहीं समझा था। अब उसके साथ शादी करके अकेले रहने के नाम से उसे खौफ हो रहा था। इतने गुस्से वाला इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। उसे पुरुषों से भी नफरत हो गई थी। हैवानियत और हवस का नंगा नाच वह प्रत्यक्ष देख चुकी थी। अब किसी पर विश्वास करना इस जन्म में उसके लिए नामुमकिन था। उसे लगता था जन्मों के लिए उस दिन की घटना उसके अंतर्मन में अंकित हो गई है। अब वह एक स्त्री पुरुष के सामान्य रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं रही। वह गृहस्थ जीवन जीने की कोशिश भी करेगी तो सफल नहीं हो पाएगी। रात को सोते हुए अभी भी डर लगता है। उसे नींद में भी दरिंदे हंसते हुए दिखते हैं। अंधेरे कमरे में कांप जाती है। बाहर जाने का, अकेले क्या किसी के साथ भी जाने का साहस नहीं रहा। फिर किसी और स्थान पर एक अजनबी के साथ कैसे जीवन बिताएगी। अविनाश को जानती कितना है। कहीं महानता का नाटक करके समाज के सामने एक मिसाल रखने के लिए शादी कर रहा हो, बाद में उसे प्रताड़ित करे। माता पिता की आंखों में लाचारी वह पढ़ चुकी थी और बोझ नहीं बन सकती थी उन पर। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई कि नौकरी कर लेती। वह हार चुकी थी। लगा सारे सपने जो उसने खुली आंखों से देखे थे सब धराशायी हो गए। वह बस अब एक चलती फिरती लाश है। जो उसके जीवन में घटित हो रहा है उसे स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शुरू में वह बहुत रोती थी, बस रोती रहती, लेकिन अब थक गई थी तो उसकी चेतना सुस्त हो गई, उदासीन हो गई अपने आसपास की स्थिति और घटनाओं से। वह ना कुछ सोचती ना समझती, बस चुपचाप अपने अंदर शांत पड़ी रहती। किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं होती उसकी। माँ बाप दोनों कोशिश करते हैं टीवी देख ले, कोई किताब पढ़ ले, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आती। और अगर टीवी के आगे बैठ भी जाती तो उसे पता ही नहीं चलता टीवी में क्या दिख रहा है। उसकी आंखें टीवी पर होती जरूर, लेकिन दिमाग तक कोई दृष्टि नहीं जाता। शादी के लिए उसकी यह पहली और आखिरी प्रतिक्रिया थी। फिर वह खामोश हो गई और उसकी खामोशी को उसकी हाँ मान करके शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मित्रों, क्या काजल की शादी उस पुलिस वाले से हो पाएगी? जानने के लिए कल सुनिए कहानी का दूसरा भाग। कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।